So hello everyone, welcome to Coding Pair. In this video, we are going to talk about the most important hooks that are used in React. And before moving on to the tutorial, let's first discuss what are hooks. So before React 16.8, there were only class-based components that were used as a stateful components, in which there were state and lifecycle features that were not there in the functional components. But after React 16.8, the class-based components were deprecated and only the functional components were used. So to get the same state and lifecycle feature without making any class, the hooks were introduced. So that's the short history about React hooks, and let's quickly move on to the tutorial. Let's start with our first hook, use state. The use state is the hook that you will be using most extensively in your React project. So in a simple way, if you want to show any dynamic content on the website, then use state is the way. So let's start with an example. Here we are having one button that shows that we have to increment the counter by 1. ठीक है, अगर हम अभी हमें जैसे यूज स्टेट नहीं पता, कुछ हुक नहीं पता, ठीक है, अगर हम इसको बेसिकली अगर हम इसको करना चाहते हैं तो लेट क्रिएट वन वेरिएबल काउंटर, let counter equal to 0, and if we want to show this, let's create a header, and in this we are having the counter value, and whenever we click on this button, then this click handler function is there, and in this we are what we want to do, counter equal to counter plus 1. So let's see. So here we are clicking on increment button, so nothing is happening. So you might be thinking that it might be the case that ये हैंडलर फंक्शन ही क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक कंसोल लॉग कर लेते हैं कि बटन क्लिक्ड और इसमें काउंटर की वैल्यू, ठीक है. लेट्स गो इनटू इंस्पेक्ट एंड इन द कंसोल वी क्लिक दिस बटन क्लिक्ड 1 2 3. सो एक्चुअली काउंटर की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है पर इस पेज पे नहीं दिख रहा, ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि काउंटर की वैल्यू चेंज हुई, पर रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि काउंटर की वैल्यू चेंज हुई है और उसे उस पेज को रीरेंडर करना है और अपडेट करना है, ठीक है. सो फॉर दैट देयर इज़ अ हुक यूज स्टेट. तो स्टेट क्या होता है, स्टेट एक सिंपल वेरिएबल की तरह है कि अगर हमारी स्टेट कभी भी चेंज होती है तो रिएक्ट क्या करेगा कि उस वाला जो कंपोनेंट है उसको रीरेंडर करके अपडेट कर देगा. इसमें यूज स्टेट हुक यूज़ करते हैं. यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है, यूज स्टेट, इसमें करंट वैल्यू और ये 2 पैरामीटर देता है यहाँ पे जो कि करंट स्टेट है, और एक फंक्शन जो कि हम इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. सेट काउंटर एक फंक्शन है दैट इज़ यूज टू चेंज द काउंटर. यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है. इसको हटा देते हैं और हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है. अब हम इस काउंटर को डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. तो यूज स्टेट हमारे काउंटर को चेंज करने के लिए एक फंक्शन देता है सेट काउंटर, सेट स्टेट, जो कि इस फंक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सेट काउंटर और काउंटर प्लस 1, ठीक है. इसको हटा देते हैं. लेट्स डू द सेम थिंग नाउ. इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5. समझ में आया कि अगर हमें कुछ भी अगर हमें डायनेमिकली रेंडर करना है कंपोनेंट में तो उसके लिए हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है. बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम है, अगर हमारी नई स्टेट अगर हमारी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट होती है तो हम उसको ऐसे अपडेट नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते. जब भी हम स्टेट अपडेट करते हैं, स्टेट अपडेट हमेशा असिंक्रोनस वे में होता है. असिंक्रोनस वे मतलब कि जैसे ही हम सेट स्टेट करेंगे तो उसके बाद वही सेट स्टेट की कॉल एक क्यू में चली जाती है, और वो तभी की तभी अपडेट ना होके वो एक क्यू में जाके फिर वो हल्के हल्के जैसे ही वो उसका नंबर आएगा वो अपडेट होगी, और फिर उसके बाद रिएक्ट को पता चलेगा और वो उसको अपडेट कर देगा पेज को. अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऐप है, इसमें हमारी एक क्यू चल रही है जिसमें कि कुछ अदर स्टेट अपडेट ऑपरेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं. अब हम क्या करते हैं कि एक सेट स्टेट करते हैं जो कि प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट है और वो करंट स्टेट की वैल्यू प्लस 1. अभी हम यही कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद क्या होगा कि लेट से स्टेट की वैल्यू अभी जो स्टार्टिंग में थी ना वो थी 0. सेट स्टेट प्लस 1 डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, सिंक्रोनस वे में होता है, ठीक है. तो ये एक और क्यू में एक और पैरामीटर एक और वो जुड़ जाएगा जो कि सेट स्टेट 0+1 जो कि हो गया 1. तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कॉमा अदर स्टेट अपडेट ऑपरेशंस.
ये हमारा सेट स्टेट अभी तक कॉल नहीं हुआ है। अगर एक और हमने सेट स्टेट यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया, स्टेट प्लस वन, अब हम दोबारा क्यू में जाएंगे, ऑलरेडी ये चीज़ तो है ही। उसके बाद सेट स्टेट, अभी करेंट वैल्यू क्या है स्टेट की, करेंट वैल्यू स्टेट अभी भी जीरो है, क्योंकि अभी ये क्यू में है, अभी ये अपडेट हुआ नहीं है स्टेट, ठीक है। स्टेट की वैल्यू अभी भी जीरो है, तो फिर से क्या होगा, जीरो प्लस वन, जो कि दोबारा वन हो गया। ऑलरेडी सेट स्टेट पहले से ही वन के लिए वैल्यू रखी हुई है। तो अब तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि जब ये क्यू का जब ये कॉल होगा, तो पहले ये कॉल होगा, इस स्टेट की वैल्यू को वन कर देगा, ठीक है। फिर अगला ये कॉल होगा, फिर सेट स्टेट की वैल्यू वन कर देगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुम्हें कि वो असिंक्रोनस है, ठीक है। असिंक्रोनस का मतलब क्या है कि ये एकदम से इमीडिएटली अपडेट नहीं हो रहा। तो बेटर वे क्या है, अगर हमें हमारी स्टेट प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्टेट अपडेट ना करके वो हम करते हैं सेट स्टेट, उसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं जो कि करंट स्टेट लेगा और ये करेंगे, ठीक है। जो कि एक टेम्पररी फंक्शन है जो कि करंट स्टेट लेगा और रिटर्न करेगा स्टेट प्लस वन, ठीक है। यही हमें करना है। अब इसका सेम ऑपरेशन समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में स्टेट जीरो है, ठीक है। अभी क्यू में अदर स्टेट अपडेट ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेट स्टेट 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 को स्टेट प्लस वन, ठीक है। अब क्यू में क्या जाएगा, सेट स्टेट और यहाँ पे जाएगा स्टेट और स्टेट प्लस वन। यहाँ डिफरेंस समझ में आया तुम्हें कि स्टेट पहले हम क्या कर रहे थे, स्टेट प्लस वन, तो ये तभी तभी रिजॉल्व हो जा रहा था, ठीक है। स्टेट की वैल्यू करंट जीरो है और ये करंट तभी तभी रिजॉल्व हो गया। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन पास कर रहे हैं, तो अभी वो फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये ऐसी की ऐसी सेट स्टेट यहाँ पे क्यू में चला जाएगा। अब हमने एक और कर दिया सेट स्टेट, वो अभी तक हुआ नहीं था, फिर हमने ये कर दिया दोबारा। फिर क्यू में क्या होगा कि सेट स्टेट, अब ये समझो लेट्स से अदर स्टेट अपडेट ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब अगला इसका नंबर है, इस वाले का ये होने जाएगा, तो स्टेट की करंट वैल्यू क्या है अभी, जीरो, ठीक है। अब ये इसको कॉल करेगा, ठीक है, जीरो जीरो जाके इसने क्या रिटर्न करेगा, जीरो प्लस वन, जो कि वन रिटर्न करेगा और स्टेट की वैल्यू वन कर देगा, ठीक है। स्टेट की वैल्यू वन हो गई, ठीक है। अब ये जाएगा, ये हट गया। अब अगेन सेम ऑपरेशन होगा, सेट स्टेट, अब ये वाला क्यू वाला आया, फिर ये स्टेट ही अब करंट वैल्यू क्या है स्टेट की, वन, तो ये वन जाएगी और ये वन प्लस वन टू हो जाएगा और ये टू रिटर्न करेगा। अब स्टेट की वैल्यू हो जाएगी टू। तो जब भी हम स्टेट की वैल्यू अपडेट करते हैं जो कि प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट है, तो हम डायरेक्ट ना करके एक टेम्पररी फंक्शन, एरो फंक्शन उसमें पास करते हैं जो कि उसका करंट स्टेट की वैल्यू लेता है और उसको अपडेट कर देता है, ठीक है, इन दिस वे। अभी ये छोटी ऐप है तो अभी इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, दोनों सेम ही आंसर देंगे, पर जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हमें कुछ बग्स आ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, ठीक है। तो अब अगेन 0 1 2 3 4, अभी तुम्हें यहाँ से ही पता चल रहा होगा कि जब हम पहली बार इस पर क्लिक किया था तो यहाँ पे बटन क्लिक जीरो आया। क्यों जीरो आया, क्योंकि सेट काउंटर ने अभी काउंटर को चेंज नहीं किया है, ठीक है, और कंसोल लॉग ने करा काउंटर। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ कि स्टेट अपडेट नहीं हुई, उससे पहले कंसोल लॉग हो चुका था, ठीक है, क्योंकि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो काउंटर की वैल्यू उस टाइम जीरो ही रह गई थी, फिर अगली बार उसने टू कर दिया था, पर यहाँ पे काउंटर की वैल्यू वन ही रह गई थी, ठीक है। So this is use state. I hope you understand it. So now let's move on to the second hook, use effect, and it is the second most important hook that you will be using in your React project. Basically, if you want to cause any side effect in your app, then you have to use this use effect. Okay, so what is side effect? तो side effect क्या होता है कि अगर हम React ऐप से बाहर जाके अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो side effect होता है। जैसे कि हमें API रिक्वेस्ट करनी है किसी सर्वर पे, तो API रिक्वेस्ट हम React ऐप के बाहर जाके करेंगे तो वो एक साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर हमें जैसे कि मैनिपुलेट करना है डॉम को, इफ़ यू आर मैनिपुलेटिंग डॉम डायरेक्टली देन इट इज़ अ साइड इफेक्ट, ठीक है। अगर हमें सेट टाइम आउट करना है, सेट टाइम आउट हम ब्राउज़र को जाके बताते हैं कि इतना टाइम आउट लगा दो, तो ये सब चीज़ों में हम रिएक्ट ऐप के बाहर जाके अगर हम कुछ इफेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज साइड इफेक्ट। तो टू अंडरस्टैंड साइड इफेक्ट यू शुड फर्स्ट नो द कंपोनेंट लाइफ साइकिल, एंड आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बाय यूजिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, बट आई एम जस्ट डायरेक्टली iterating what it is. You can think of it as a three step, that first we initialize the component. After that, if there is any state update, then that component is updated, and after that it is destroyed. इनिशियलाइज को हम माउंट भी कहते हैं, कंपोनेंट माउंट, इसमें स्टेट अपडेट हुआ, और डिस्ट्रॉयड का अनमाउंट, ठीक है। माउंट एक बार होता है, अनमाउंट भी एक बार होता है। स्टेट जब भी अनमाउंट, डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट अगर हमारे स्क्रीन से बाहर जा रहा है
ठीक है, अगर वो हट रहा है वहाँ से स्क्रीन से तो वो डिस्ट्रॉयड हो गया। और स्टेट अपडेट हमारा कितनी बार भी हो सकता है, कितनी बार भी हम स्टेट अपडेट करके उसको री रेंडर कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यूज़ इफेक्ट का कि हम कैसे बनाते कैसे हैं। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है और इधर इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट कर देंगे रिएक्ट से, और दिस इज़ द सिंपल यूज़ इफेक्ट एंड इन दिस यूज़ इफेक्ट कॉल्ड। So what this use effect is doing right now, so every time that component is re-rendered or every time it is updated or initialized, it will call this use effect called. For example, let's clear this. Let's increment use effect called, use effect called. So every time that component is re-rendered, that use effect will be called, and whenever it is initialized, then also use effect will be called. Okay. So but it is not the most important use case of this use effect. Most important use case comes when we initialize the second parameter. So second parameter is the dependency array. Dependency array क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम जो भी डालेंगे, whatever state or variable we put inside it, so if the dependency change, then use effect function will be called. For example, if I am let's say I am putting counter inside this, so whenever the counter updates, it will call that use effect. Let's take another example by creating h1 counter 2, and I will be using this same, and I will be directly on click. Let's do this set counter to plus 1, and let's create one more state here, const counter to use state 0, and we can see that use effect function will be called only when counter state is changed. When counter 2 is changed, it will not be called. Okay, so let's refresh this, and when we change counter 1, it is use effect call 3 times called, 4 times called, and for this it is not calling. Okay, so the most important thing is here dependency array. So whenever that dependency is changed, only then that use effect function will be called. Let's take one more case in which if the dependency array is empty, it means that it will only be called when the component is initialized. Okay, so when the component is initialized, use effect is called. Other than that, use effect will not be called. Okay, right now you might be thinking that whenever there is any side effect, then you need to call use effect, but it is not really the case. It really depends on what type of side effect it is. So there is already a React documentation on that you might not need an use effect every time, and I will add that link into the description so that you can go through that. But I will tell you the whole crux of that. मतलब अगर हमारा कोई साइड इफेक्ट है जो कि कॉज हो रहा है किसी इवेंट की वजह से, इवेंट मतलब कि अगर हमने किसी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो उस इवेंट की वजह से अगर हमारा कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वो साइड इफेक्ट हमेशा इवेंट हैंडलर में आता है। मतलब हमें कोई फैच एपीआई रिक्वेस्ट करनी है, अगर वो किसी बटन के क्लिक पे हो रहा है तो वो हमें वो साइड इफेक्ट इवेंट हैंडलर में डालना पड़ेगा, जैसे कि हैंडल क्लिक, ठीक है, बटन के लिए। अगर अगर हमारा कोई साइड इफेक्ट हो रहा है किसी के स्टेट चेंज होने की वजह से, ठीक है, अगर हमारा कोई वेरिएबल स्टेट चेंज होती है, तो अगर उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट होता है, देन वी नीड टू यूज दैट यूज इफेक्ट। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दैट रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन, आई विल ऐड द लिंक। देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग इनसाइड यूज इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड क्लीनअप फंक्शन। क्लीनअप फंक्शन मतलब काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्लीनअप फंक्शन क्या होता है। कि एक मतलब यूज इफेक्ट के फंक्शन के अंदर ही एक हम फंक्शन एक और रिटर्न करते हैं, जो कि वो क्लीनअप फंक्शन होता है। console.log यूज इफेक्ट क्लीनअप फंक्शन। Basically, the cleanup function is called of the last use event. Let's take an example. You will understand it in this way. Let's add counter here and counter here and counter. Let's use the effect is called when the counter is changed. Let's refresh this and clear this. Use effect हमारा कॉल होगा जबकि हमारा काउंटर चेंज हो जाएगा। मतलब कि अभी हमारा काउंटर 0 है, अब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो काउंटर हो जाएगा 1। console.log यहाँ पे क्या होगा, यूज इफेक्ट कॉल काउंटर की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्लीनअप फंक्शन में काउंटर की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे मैं कॉल इस पर क्लिक करूंगा तो यूज इफेक्ट क्लीनअप फंक्शन पहले कॉल हुआ, इसकी वैल्यू क्या है 0, और यूज इफेक्ट कॉल की वैल्यू क्या है 1। ये तो एक्सपेक्टेड है, पर यहाँ पे 0 क्यों आ रही है? तो हमें यूज इफेक्ट का क्लीनअप फंक्शन समझने के लिए बस एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लास्ट यूज इफेक्ट की कॉल होती है, एक अभी वाली कॉल है और एक लास्ट यूज इफेक्ट की कॉल है। अगली वाली कॉल से जस्ट पहले एक क्लीनअप फंक्शन चलता है जो कि उसके स्कोप का होगा लास्ट वाले यूज इवेंट कॉल का। तो लास्ट वाले यूज इवेंट कॉल के टाइम काउंटर की वैल्यू क्या थी 0। तो जब नेक्स्ट कॉल होगी इसी यूज इफेक्ट की,
तो उसमें एक क्लीनअप फंक्शन चलेगा जो कि लास्ट वाले स्कोप का है। तो लास्ट वाले स्कोप का मतलब कि लास्ट वाला यूज इफेक्ट चलने के बाद ऐसा समझ लो कि लास्ट वाला यूज इफेक्ट चलने के बाद एक क्लीनअप फंक्शन चला है, और वो क्लीनअप फंक्शन तभी चलेगा जब नेक्स्ट यूज इवेंट की कॉल होगी। पर लास्ट वाले यूज इफेक्ट में काउंटर की वैल्यू क्या थी, 0। तो इस वजह से यूज इफेक्ट क्लीनअप फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि तुम समझोगे कि क्लीनअप फंक्शन हम यूज़ कब पढ़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक टाइम आउट लगा रहे हैं। टाइम आउट हम एक साइड इफेक्ट हो गया तो हम इसमें डाल रहे हैं यूज़ इफेक्ट में, जो कि हम एक 2 सेकेंड का टाइम आउट लगा देते हैं, और जो कि टाइम आउट कॉल्ड सेट टाइम आउट क्या करता है, एक आईडी रिटर्न करता है यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी। वो एक हर टाइम आउट की एक आईडी होगी, एक यूनिक आईडी होती है। अब वो आईडी हमें क्यों चाहिए, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमें क्या करना है कि जब भी कोई सेट टाइम आउट कॉल होता है और अगर हमारी सेट टाइम आउट की सेम कॉल दोबारा आ गई, तो अगर हमारी प्रीवियस कॉल अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो हमें उसको प्रीवियस कॉल को हटा देंगे। हम दो कॉल बार बार नहीं करेंगे टाइम आउट। तो अगर हम हमेशा सेट टाइम आउट की कॉल एक ही रखेंगे। अगर वो 2 सेकंड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और एक और कॉल एक मतलब फिर से काउंटर चेंज हो गया, तो हम उस वाले प्रीवियस वाले सेट टाइम आउट है उसको क्लियर कर देंगे, जिससे कि हमारी एक ही सेट टाइम आउट रहे हमेशा। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्लियर टाइम आउट और आईडी। तो अगर मेरी 2 सेकंड कंप्लीट हो गए तो ये टाइम आउट कॉल्ड होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। इसको अपडेट करते हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट, एक बार मैंने इंक्रीमेंट किया, 2 सेकंड वेट किया, अब ये टाइम आउट कॉल हो गया। अब मैंने इंक्रीमेंट एक बार किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, मैंने 10-15 बार के लिए कर दिया। इतनी देर में टाइम आउट कॉल एक भी बार नहीं हुआ था, ठीक है। अब टाइम आउट कॉल हुआ है क्योंकि अब वो हमने 2 सेकंड का उसे टाइम दिया है। अगर मेरा 2 सेकंड से पहले टाइम अगर मेरा पूरा नहीं हुआ है, उसमें उसके बीच में मैंने फिर से इसको कॉल कर दिया सेम चीज़ को, तो वो क्या करेगा कि पिछले वाला जो टाइम आउट चल रहा था, मतलब आईडी जो पिछले वाले यूज़ इफेक्ट की थी, उस यूज़ इफेक्ट को यहाँ पे क्लियर कर देगा क्लीनअप फंक्शन में, ठीक है। तो क्लीनअप फंक्शन का मेन यूज़ यही होता है कि अगर हमें कुछ इवेंट हमें रोकना है जो हमारा पिछला वाला हुआ है, तो हम उसको क्लियर ऐसे इस वाले केस में हम क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट यूज इफेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हुक, यूज कॉन्टेस्ट हुक। तो यूजुअली जब भी हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं किसी भी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के लिए, तो वो हम प्रॉप्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। पर प्रॉप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करना कभी कभी इनकन्वीनियंट हो जाता है जब हमारे मतलब बहुत सारे कंपोनेंट मिडिल में हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट दीज आर द 5 कंपोनेंट्स दैट नीड द इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन दिस कंपोनेंट। तो हमें इतने सारे कंपोनेंट बीच में वो एक इंफॉर्मेशन इधर से उधर कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, पेरेंट कंपोनेंट को अलाउ करता है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन अपने नीचे जितना भी ट्री है, मतलब जितने भी नीचे कंपोनेंट हो, वो सबको इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी बिना प्रॉप्स को पास करे हुए। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। सो नाउ लेट्स टेक दिस सिंपल एग्जांपल इन व्हिच वी आर हैविंग अ थीम एंड वी आर पासिंग दैट थीम टू द चाइल्ड component and it is just showing the current theme. Okay, so now let's say I do not want to pass this theme as a prop and I want to create context for that. तो context create करने के 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम context क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एक create context import कर लेते हैं, export const theme context और यहाँ पे create context। यहाँ पे डार्क, ये जो पैरामीटर होता है इट इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर। इफ वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट देन इट विल टेक द डिफॉल्ट पैरामीटर। इसको भी हम समझेंगे। अब हमें इसी कॉन्स्ट थीम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसके थ्रू पास कर रहे हैं। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये डायरेक्ट पास कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप पे हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम इसमें से इम्पोर्ट कर लेंगे पहले। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, अब हमें प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है एंड वी विल डू इज़ यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड थीम कॉन्टेक्स्ट। थीम कॉन्टेक्स्ट इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट थीम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम @app/page थीम कॉन्टेक्स्ट, और इसकी हम वैल्यू यहीं ले लेते हैं, कॉस्ट थीम इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट थीम और यहाँ पे थीम। लास्ट स्टेप है वी नीड टू पास दैट इंफॉर्मेशन यूजिंग पेरेंट कंपोनेंट। The last step is theme context dot provider. Okay, so now let's understand. It's a 3-step process. First, we have to create a context. Second, we have to use the context where we are using. And third, we need to pass that information using a theme context provider. Theme context provider से हम जो पास करेंगे, जैसे हमने लाइट इंफॉर्मेशन पास करी है, तो यहाँ पे जो पास होगी ना वो होगी लाइट। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे होगी लाइट। सो डार्क इज अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ वी डू नॉट पास एनी थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। अगर मैं इस थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को पास नहीं करता हूँ तो डायरेक्ट मेरी डार्क हो जाएगी यूजिंग दिस थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। सो नाउ लेट्स सी इफ यू वांट टू पास एनी स्टेट। और अगर हम स्टेट को पास करते हैं तो अगर वो स्टेट चेंज होती है तो फिर वो सारे जहाँ जहाँ वो यूज कॉन्टेक्स्ट हो रहा है फिर वो रिएक्ट वो सारे रीरेंडर कर देता है। अब एक मैंने स्टेट बना दिया
थीम, सेट थीम, यूज स्टेट डार्क, और मैं वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ थीम, एंड वी आर हैविंग दिस बटन ऑन क्लिक, वी आर हैविंग दिस थीम, अगर डार्क है तो उसको लाइट, नहीं तो फिर डार्क। ठीक है, टॉगल थीम एक हमने बटन बना दिया, और अभी इसको हम एक रिएक्ट फ्रेगमेंट में डाल देते हैं। एक बटन है, अब मैं इसको टॉगल करूँगा तो लाइट डार्क। अभी हमने थीम पास कर दी। हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर मुझे कुछ कंपोनेंट सिर्फ एक ही थीम में चाहिए तो वो मैं कैसे करूँगा। थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू लाइट, और मैंने यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो अब क्या होगा कि अगर किसी भी कंपोनेंट के लिए अगर मैं यूज कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ तो उससे ऊपर ट्री पे जो सबसे पहले उसे थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मिलेगा वो वाला यूज करता है। अब मुझे इस चाइल्ड कंपोनेंट के लिए अब ये सबसे इससे ऊपर वो देखेगा, ये वाला कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर सबसे पास में, तो सबसे पहले ये यूज कर लेगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये लाइट हमेशा लाइट रहेगा, चाहे हम इसको चेंज करें या नहीं करें। और जैसे मैंने एक स्टेट का बताया था कि मुझे स्टेट अपडेट मैंने ऐसे अभी पेरेंट कंपोनेंट में करा है। ठीक है, अभी मैं पेरेंट कंपोनेंट में स्टेट अपडेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट में सिर्फ उस स्टेट को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा हो कि मुझे अगर चाइल्ड कंपोनेंट में भी स्टेट चेंज करनी है तो चाइल्ड कंपोनेंट में भी स्टेट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमें थीम और सेट थीम दोनों भेजना पड़ेगा जिससे कि वो उससे चेंज कर सके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि थीम कॉन्टेस्ट अभी तो नल कर देता हूँ। अब हम वैल्यू को भेज देंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें थीम और सेट थीम। ठीक है, अभी इसमें एरर आ रही है कि वो नल है। नल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। थीम स्ट्रिंग कर देंगे और सेट थीम। ठीक है, अभी हम नल दे नहीं सकते तो हम इधर एक नल और पैरामीटर डाल देंगे। अब हमने थीम कंटेस्ट प्रोवाइडर दे दिया, अब हमें वहाँ पे यूज़ करना है पे, जैसे कि ये रहता है कॉन्टेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे कॉस्ट थीम सेट थीम इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि थीम स्ट्रिंग, अच्छा कॉन्टेक्स्ट वैल्यू नल भी हो सकता है, इस वजह से थोड़ी एरर आ रही है। तो इसको एरर को हटाने के लिए अब बस इफ़ नॉट कंटेस्ट वैल्यू रिटर्न नल कर देते हैं। ठीक है, अब वहीं से वाला बटन उठा के ओके नाउ इट्स सेट एक पी यार है। ठीक है, अब हम इसको थीम डार्क लाइट, अगर हमें स्टेट चेंज करनी है चाइल्ड से तो हम इसके ऐसे कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट देके। अगर हमें पेरेंट में ही चेंज करनी है सिंपल थीम पास करके और उधर चेंज इधर ही चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों वे हो गए हमें कॉन्टेक्स्ट पास करने के। So now let's move on to the next hook, use reducer. Use reducer is not so used frequently. We generally use state, but if your app is so complex and if you're having so many states and it's getting updating across many event handlers, then you might use it. Other than that, use state is sufficient, I think. So yeah, in the case that state is getting updated across many event handlers, then it is very difficult उस पूरी ऐप को मैनेज करना। तो हम क्या करते हैं कि सारा जो स्टेट अपडेट लॉजिक है वो सब हम एक फंक्शन में मूव कर देते हैं और उस फंक्शन को हम कहते हैं रिड्यूसर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मैंने एक बहुत सिंपल सी टू डू ऐप बनाई है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक हमारा मेन कंपोनेंट ये है जिसमें कि 3 फंक्शन है हमारे, हैंडल एड टास्क, हैंडल चेंज टास्क एंड हैंडल डिलीट टास्क। सो वी आर हैविंग दिस स्टेट एंड वी आर अपडेटिंग इन दिस 3 functions, so we want to move that state update logic into a new function that is called reducer. So now let's use the use reducer hook। तो इसको एक एक करके समझेंगे कि हम कैसे use reducer यूज़ करेंगे। इसको हम 3 स्टेप में करेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहला स्टेप क्या करेंगे हम कि जहाँ पे भी हमारी स्टेट चेंज हो रही है उसको हम चेंज करके डिस्पैच फंक्शन कॉल में कन्वर्ट कर देंगे। डिस्पैच फंक्शन हम बाद में देखेंगे क्या होता है कि हम सीधे अभी जहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है वहाँ पे हम डिस्पैच फंक्शन कॉल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डिस्पैच फंक्शन कॉल के अंदर एक एक्शन ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम एक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अंदर एक पैरामीटर होगा टाइप के अंदर यूज़र ने अभी क्या किया उसमें हम वो डाल देते हैं एडिट, अभी एक एडिट ऑब्जेक्ट किया है। उसके अलावा होगा एक पेलोड। पेलोड हमारा क्या क्या होगा हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। एक तो टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट हमारा यूज़ हो रहा है, टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट हो गया। आईडी हमारी नेक्स्ट आईडी प्लस प्लस हो गई एंड देन बस इतनी ज़रूरत है क्योंकि हम ये तो हमारा डन फॉल्स ही रहेगा हमेशा। ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। इसको भी हम डिस्पैच फंक्शन कॉल में कन्वर्ट कर देते हैं।
यहाँ पे डिस्पैच और एक एक्शन ऑब्जेक्ट होगा, एक टाइप होगा, टाइप हो गया चेंज्ड, और हमने पेलोड रखा। पेलोड में हमें क्या चाहिए, एक टास्क चाहिए बस, क्योंकि हम टास्क से ही बस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टास्क चाहिए, टास्क। एक यहाँ पे भी डिस्पैच फंक्शन कॉल, और यहाँ पे टाइप डिलीटेड, और टास्क आईडी, हमें टास्क आईडी चाहिए, यहाँ पे ये लिख दिया। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ सेकंड स्टेप इज़ क्रिएटिंग अ रिड्यूसर फंक्शन। रिड्यूसर फंक्शन क्या है कि अब हमें जितना भी हमारा स्टेट अपडेट लॉजिक है, जैसे ये जो लॉजिक था, इसको हम एक फंक्शन में डालेंगे, और वो फंक्शन क्या कहते हैं, रिड्यूसर फंक्शन। अब हम एक रिड्यूसर फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन टास्क रिड्यूसर। ठीक है, स्टेट, ठीक है, टास्क एंड स्टेट क्या होगी, टास्क इंटरफेस, और ये होगा एक्शन। एक्शन हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर टाइप होगा स्ट्रिंग, और पेलोड कुछ भी हो सकता है, पेलोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम स्विच करते हैं एक्शन पे, टाइप पे। टाइप हमारा हमेशा होता है, ठीक है, और केस एडिड, केस चेंज्ड, केस डिलीटेड। अब हमें इसको इसके अंदर डालना क्या है, अब ये देख लेते हैं। डालना ये है जो भी हम अपडेट कर रहे थे, इसको इसको हम एडिट में डाल देते हैं। इसको हम चेंज्ड में डाल देते हैं, और इसको डिलीटेड में। सेट टास्क, यहाँ पे सेट टास्क की तरह जगह क्या करना है, टास्क रिड्यूसर के अंदर हमारे अंदर दो चीज़ें थी, एक तो स्टेट वो एक्चुअली स्टेट नहीं है, टास्क है। ठीक है, एक तो टास्क और एक एक्शन ऑब्जेक्ट। तो टास्क हमारा जो करंट स्टेट है वो, और इस फंक्शन रिड्यूसर फंक्शन से जो रिटर्न होता है वो हमारी नई स्टेट हो जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेट टास्क की जगह बस रिटर्न करेंगे। पहला रिटर्न ये करा, रिटर्न ये किया, और रिटर्न ये किया। ठीक है, सारा पैरामीटर अभी इसमें नहीं है, तो डॉट 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 टास्क हमारे पास है। ठीक है, और सारा नेक्स्ट आईडी हमारे पास एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, ये एक्शन डॉट पेलोड डॉट टेक्स्ट, एक्शन डॉट पेलोड डॉट टास्क डॉट आईडी, एक्शन डॉट पेलोड डॉट टास्क, एक्शन डॉट पेलोड डॉट टास्क आईडी। ठीक है, अब हमारा एक रिड्यूसर फंक्शन बन गया। हमारा रिड्यूसर फंक्शन बन गया, अब हमें क्या करना है, रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करना है कंपोनेंट से। रिड्यूसर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, वो हो गया यूज़ रिड्यूसर। यूज़ रिड्यूसर के अंदर हम देंगे जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, जो कि हमें बताएगा कि हमें अपडेट का लॉजिक क्या है, वो रिड्यूसर फंक्शन के अंदर है। और इनिशियल टास्क क्यों देना है, क्योंकि इनिशियल जो स्टेट की वैल्यू होगी वो इनिशियल टास्क होगी, जो कि हम यूज़ स्टेट में भी देते थे। यूज़ रिड्यूसर को ऐड कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, हो गया। और इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक जो करंट स्टेट है, करंट स्टेट क्या है, टास्क, और दूसरा क्या है, डिस्पैच फंक्शन। तो वी आर गेटिंग नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल एनी। अच्छा, सो या वी हैव नॉट एडिड एनी रिटर्न टाइप हेयर। इंटरफेस, फिर ठीक है, इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट, एक हम डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट के केस में हम क्या करेंगे कि हम सेम ही रिटर्न कर देते हैं, जिससे कि कोई, ठीक है, नाउ इट्स डन, या ओके। So now the use reducer hook is completed. Let's check this functionality. Task S, task Y, changing, deleting, working. Task A, edit. Task B, edit, deleted, changed. Yeah. So all the functions are working. This is the use reducer function. It's a little bit complex, but if you go through this by step, then it will be a
easy process. Okay, so now let's move on to the next hook, that is use memo hook. Use memo hook is a very simple hook. It's like a memoization technique in which we can skip some expensive recalculation. ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में एक फ़िल्टर डेटा एक कॉल हो रहा है। फ़िल्टर डेटा ऐसे मानो कि बहुत सारा एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर बार बार ये ऑपरेशन बार बार होगा तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा। तो हम इस एक्सपेंसिव ऑपरेशन को रोक सकते हैं अगर हमारा डेटा चेंज ही नहीं हुआ तो, क्योंकि इसका एक ही पैरामीटर है डेटा। हमने डेटा ही अगर चेंज नहीं हुआ तो इसको बार बार कॉल करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सेम आंसर देगा। तो यहाँ पे यूज़ मेमो लगा देते हैं। यूज़ मेमो एक फंक्शन लेता है जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इसका जो दूसरा पैरामीटर होता है वो डिपेंडेंसी एरे होगा, कि अगर मेरा डेटा चेंज नहीं हुआ है तो मेरा ये इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। अगर डेटा चेंज हुआ है तभी इस फंक्शन को कॉल होगा। तो ये एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो गई यूज मेमो। एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट मैनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद, दैट वन इज यूज मेमो हुक दैट वी आर यूजिंग हेयर, एंड सेकेंड वन इज रिएक्ट डॉट मेमो। तो रिएक्ट डॉट मेमो क्या है, एक ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक कंपोनेंट को प्रॉप लेता है और रिटर्न भी कंपोनेंट ही करता है। एक यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने जैसे यूज़ मेमो हमने इस फंक्शन पे लगा दिया कि अगर ये यूज़ मेमो हमारा यूज़ होता है एक्सपेंसिव रिकैलकुलेशन बचाने के लिए, ठीक है। अगर हमारा डेटा चेंज नहीं हुआ तो इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि अब ये है कि ये मेरा कंपोनेंट है, अगर ये ठीक है री रेंडर होकर अगर ये यहाँ पे आता है और मेरा विजिबल डेटा चेंज नहीं हुआ, ठीक है, विजिबल डेटा चेंज नहीं हुआ तो मुझे लिस्ट कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर ये यहाँ पे आएगा तो लिस्ट दोबारा कॉल होगी। तो इस कंपोनेंट की री रेंडरिंग होने से बचाने के लिए हम रिएक्ट डॉट मेमो यूज़ करते हैं। यूज़ मेमो हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है कि अगर मेरी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बचानी है किसी फंक्शन की, अगर उसके पैरामीटर चेंज नहीं हुए तो हम इसके कॉल नहीं करना। और रिएक्ट डॉट मेमो यूज़ होता है कंपोनेंट पे। कंपोनेंट अगर मेरे कंपोनेंट के प्रॉप्स अगर चेंज नहीं हुए तो मैं रिएक्ट डॉट मेमो लगा के उसको बचा सकता हूँ। रिएक्ट डॉट मेमो यूज़ कैसे करना है, जैसे मेरा ये लिस्ट है, लिस्ट वाले कंपोनेंट में मैं गया और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट डॉट मेमो। रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जो कि कंपोनेंट को ही प्रॉप लेगा। कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, लिस्ट एक कंपोनेंट है, और रिटर्न भी क्या करेगा कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ लिस्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट की तरह आएगा। तो ये मेमो वाला हमारा रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। तो इससे मेमो रिएक्ट डॉट मेमो से क्या फ़ायदा है कि अगर मेरा कुछ भी, अगर मेरी प्रॉप्स ये चेंज ही नहीं हुई, अगर ये प्रॉप्स चेंज नहीं हुई तो मेरा लिस्ट बार बार कॉल नहीं होगा। तो इट्स द माइनर डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड रिएक्ट डॉट मेमो। So now let's move on to the next hook, that is use callback hook. Use callback hook is a very simple hook that it is like a use memo hook. You will understand it in a simple example. Let's see that there is a form component here. Let's say form component is using react dot memo. अगर ये react dot memo यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे ऑन सबमिट जो मेरा प्रॉप है, अगर ये चेंज नहीं हुआ तो मेरा ये कॉल नहीं होगा, अगर ये चेंज हुआ तो ये कॉल होगा। अब मैं इसका ऑन सबमिट देख लेता हूँ। हैंडल सबमिट ये मेरा फंक्शन है। अगर मेरा ये डेटा लिस्ट मेरा ये री रेंडर होता है तो ये मेरे फंक्शन दोबारा क्रिएट हो रहा है। ये फंक्शन अगर दोबारा क्रिएट हो रहा है तो फॉर्म मेरा हमेशा ही कॉल हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि ये इस दोबारा कॉल ना हो, यूज़ मेमो लगा दूंगा इस पर, ठीक है। तो यूज़ मेमो लगाने के लिए मैं इसको एक बार एरो फंक्शन में चेंज कर देता हूँ। कि एरो फंक्शन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू ऑर्डर डिटेल्स एनी, और ये मेरा एरो फंक्शन में चेंज हो गया। अब मैं इस पर यूज़ मेमो लगाता हूँ। तो यूज़ मेमो लगाया और मैं इस पर एक ये कॉल करूँगा और ठीक है, और मेरी प्रोडक्ट आईडी मेरा ये ठीक है यूज़ हो रहा है। तो मैं प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं होगी तो मैं इसको कॉल करूँगा। ये मैंने लगा दिया इस पर यूज़ मेमो। तो अभी क्या हो रहा है, यूज़ मेमो क्या कर रहा है, यूज़ मेमो एक खाली फंक्शन कॉल कर रहा है, उसके अंदर एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो भाई ये एक तरीके से कॉल बैक हो रहा है। तो यही हटाने के लिए एक ये यूज़ कॉल बैक है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये यूज़ मेमो की जगह यूज़ कॉल बैक, जो कि एक एडिशनल फंक्शन को हटा देता है और मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर सकता हूँ ऐसे। तो ये एक जो एडिशनल फंक्शन मेरा खाली फंक्शन इसके ऊपर जो लग रहा था, बस उसको हटा देगा और ये यूज़ कॉल बैक ये सेम काम करता है। अगर मेरे प्रोडक्ट आईडी चेंज होगी तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हुक, दैट इज यूज रेफ। यूज रेफ इज जस्ट अनदर वेरिएबल दैट यू वांट टू चेंज बट यू डोंट वांट टू री रेंडर द पेज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यूज रेफ यूज़ करने के लिए कॉस्ट काउंटर
इक्वल टू यूज़ रेफ, 0 वैल्यू ले लेते हैं और मैं एक रिटर्न कर रहा हूँ एक यहाँ पे h1 जो कि काउंटर, हमेशा यूज़ रेफ के बाद जो भी हमारा वेरिएबल आता है ना उसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, करेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और करेंट प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक बटन बनाया, बटन ऑन क्लिक इक्वल टू क्लिक हैंडलर and here we are having increment click handler console.log counter.current, इसको एक console.log counter.current and restaurant, so we are increasing 1 2, ठीक है 1 2 3 इसकी वैल्यू चेंज हो रही है पर उसकी वजह से री रेंडर नहीं हो रहा। पर तब तुम सोच रहे होगे कि नॉर्मल वेरिएबल और इसमें डिफरेंस क्या है, नॉर्मल वेरिएबल भी री रेंडर नहीं करता। तो डिफरेंस ये है कि ये री रेंडर के बीच में भी अपनी वैल्यू सेव कर सकता है। जैसे कि मैं एक नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ, एक नॉर्मल वेरिएबल 0, एक और बटन लेते हैं और एक नॉर्मल वेरिएबल यहीं पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, console.log नॉर्मल वेरिएबल एक स्टेट ले लेते हैं, स्टेट कॉमा एट स्टेट, और इसमें चेंज कर देते हैं सेट स्टेट स्टेट प्लस 1 और इंक्रीमेंट स्टेट यूज स्टेट। अच्छा, मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ 1 1, नॉर्मल वेरिएबल 1 हो गया, काउंटर 2, नॉर्मल वेरिएबल 2 3 3। मैंने इंक्रीमेंट स्टेट किया एक बार, फिर अब मैंने इंक्रीमेंट, अब देखो ये हुआ तो ये 3 हो गया नेक्स्ट, मतलब कि 3 क्या है काउंटर की वैल्यू। अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, अब वो काउंटर मेरा 4 हुआ पर नॉर्मल वेरिएबल फिर दोबारा 0 हो गया था, फिर वो दोबारा 1 हुआ। ठीक है, तो री रेंडर होने के बाद जो नॉर्मल वेरिएबल है वो 0 रह जाएगा, दोबारा 0 हो जाएगा, मतलब रीइनिशियलाइज हो जाएगा। मैं यूज़ रेफ के केस में वो अपनी री रेंडर के बीच में भी अपनी वैल्यू को सेव कर सकता है। So you might be thinking that where to use it. So most of the time we will be using it to access the DOM and manipulating the DOM directly. So let's take the example कि मेरे पास एक रेफ है जो कि null, और एक मैंने इनपुट एलिमेंट लिया टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और रेफरेंस मेरा इसको रेफ दे दिया, क्लिक हैंडलर मोस्ट क्लिक हैंडलर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस। ठीक है, अभी हम इसमें टाइप स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे हमें HTML इनपुट एलिमेंट डालना पड़ेगा, और अगर इफ़ रेफ डॉट करेंट नल नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, वरना ठीक है। अब तुम देखोगे कि अब जैसे मैं क्लिक करूँगा ना इस पर तो ये रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस, तो करेंट रेफ डॉट करेंट क्या होगा, ये इसको मेरा इसको डिनोट कर रहा है ये रेफरेंस। ठीक है, तो मोस्टली टाइम हम रेफ इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी डॉम किसी HTML एलिमेंट पे हम इसको करते हैं और उसको हम कोई भी डॉम मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे। ठीक है, जैसे मैंने इस पर इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, वैसे मेरा फोकस हो जाएगा वहाँ पे। मैं ऐसे बाहर हूँ, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया फिर फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो हम डॉम को डायरेक्ट मैनिपुलेट करने के लिए हम मेनली रेफ यूज़ करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब तक हमने जो देखा है कि HTML टैग पे हम रेफ तो लगा देते हैं, तो HTML टैग पे तो काम करता है, पर अगर हमारा अपना कंपोनेंट हो, ठीक है अपना कंपोनेंट है जैसे कि चाइल्ड कंपोनेंट है, तो इस पर मैं रेफ कैसे लगाऊंगा। अगर मैंने इस पर रेफ लगाया तो ये अभी प्रॉप्स डॉट रेफ की तरह जाएगा, क्योंकि ये प्रॉप्स की तरह ही जाएगा। तो एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ। तो रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ क्या करता है कि वो जो हमारा कस्टम कंपोनेंट है उस पर भी हमारा रेफ को ट्रांसफ़र कर देता है। तो रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ, और ये जो रेफ है मैंने किस पे लगाया है, बटन पे। ठीक है, मैंने बटन पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे। तो मैंने बटन पे ट्रांसफ़र किया तो ये कौन सा टाइप होगा, HTML बटन एलिमेंट, और इसमें 2 पैरामीटर होंगे, पहला तो प्रॉप्स जो हमारा रेगुलर वाला है और दूसरा रेफ जो हमने रेफ भेजा है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या हो रहा है कि एक बटन मेरा ये है जो कि एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, एक बटन मेरा ये है जो कि क्लिक चाइल्ड बटन है। मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो चाइल्ड कंपोनेंट बटन क्लिक होगा। अब मैंने इसको रेफ पास किया है इस बटन को ही, ठीक है। अब वो रेफ कहाँ से आ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट से। पेरेंट कंपोनेंट पे भी मैं चाइल्ड वाले बटन को क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं ये देख लेता हूँ कि रेफ ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ। अब मैं इसको पेरेंट पे क्लिक करूँगा एक, ठीक है। तो मेरा ये सेम चीज़ उससे भी हो रही है और पेरेंट से भी हो रही है। तो दोनों चीज़ें हमने रेफ ट्रांसफ़र फिर इस केस में हो गया। तो हमें किसी अगर कस्टम कंपोनेंट पे अगर मुझे रेफ ट्रांसफ़र करना है तो मैं रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ, और मुझे अगर नॉर्मल HTML टैग है तो हम डायरेक्ट रेफ तो कर ही सकते हैं। So this was an additional thing that I want to add. Yeah, that's all about use ref. So now let's see our last talk, use imperative handle. Use imperative handle एक तरीके से एक्सटेंशन ही है जो अभी हमने फॉरवर्डेड रेफ देखा था। कि अब तक हमने क्या देखा कि पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, पर वो लिमिटेड इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब कि जो उसकी करंट स्टेट है, मतलब उसके बटन पे क्लिक कर सकता है या मतलब कुछ भी डॉम के साथ उसके साथ मैनिपुलेट कर सकता है चाइल्ड के। पर अगर हमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी अगर हमें पास करनी हो चाइल्ड से पेरेंट को, अब तक हमने क्या देखा है कि पेरेंट से अगर चाइल्ड पे अगर हमें कुछ भेजना है तो हम प्रॉप्स के थ्रू भेज देते हैं। पर अगर हमें चाइल्ड से कुछ एक्सपोज करना है कुछ फंक्शन पेरेंट्स को, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारा यूज इम्परेटिव हैंडल यूज होता है। मैं यही सेम एग्जांपल लेता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ कि यहाँ पे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। लेट्स से मेरे पे एक स्टेट है, यहाँ पे कॉन्स्ट काउंटर कॉमा सेट काउंटर, और यहाँ पे यूज स्टेट, और मैं यहाँ पे बटन का रेफ नहीं ले रहा, मैं सिर्फ काउंटर को शो कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जो ये एक मुझे इंक्रीमेंट फंक्शन है जो कि मुझे पास करना है पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है। ये वाला फंक्शन मुझे एक्सपोज करना है पेरेंट पे। तो ये हम कैसे एक्सपोज करेंगे? रेफ के थ्रू ही एक्सपोज होता है ये भी, ठीक है। तो रिएक्ट डॉट यूज, मतलब डायरेक्ट भी हम यूज इम्परेटिव हैंडल कर सकते हैं। यूज इम्परेटिव हैंडल इस पे ये रेफ पे होता है, और एक ये फंक्शन पास करना होता है इस पे। जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसको रिटर्न कर सकते हैं। इसको यहाँ से रिटर्न, जितने भी हमें फंक्शन एक्सपोज करने हैं वो यहाँ से एक्सपोज कर सकते हैं पेरेंट को। इट इज सेइंग नॉट असाइनेबल टू बटन एलिमेंट, ठीक है। और इस पे वापस जाके हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, इंक्रीमेंट का नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट, और यहाँ पे चाइल्ड रेफ के थ्रू ही होगा ये इंक्रीमेंट। अच्छा, ये भी HTML बटन एलिमेंट। राइट नाउ इट इज शोइंग इंक्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नेवर, ठीक है। फिर हमें एक चाइल्ड कंपोनेंट के रेफ के लिए एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। चाइल्ड कंपोनेंट इंटरफेस इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। इस पे पास कर देंगे इंटरफेस को। यही सेम हम पेरेंट में भी रख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ही बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं। और इंटरफेस नाउ आई थिंक इट्स वर्किंग, तो इफ़ आई डू इंक्रीमेंट देन इट इज़ इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ से हमने एक्सपोज करा है चाइल्ड कंपोनेंट से यूज इम्परेटिव हैंडल के थ्रू। रेफ सारा रेफ पे ही होता है, ठीक है। तो रेफ पे हमारा एक ये फंक्शन एक्सपोज हो गया जो कि हम अब पेरेंट पे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग रेफ डॉट करेंट। सो या दैट्स ऑल अबाउट रिएक्ट हाउस, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल लास्ट, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसर्च टू मेक such type of videos, so please like, share and subscribe for more such videos. Happy coding.